और बात कर लेते हैं लालकुआं की, जहां पर आपको बता दें कि लालकुआं में स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण से लोग परेशान हैं। आपको बता दें जिसके खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लालकुआं ने हुंकार भरी है। यहां प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 15 अगस्त को व्यापार मंडल द्वारा नगर में स्कूली बच्चों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। श्रमिकों के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, उसमें जो सेंचुरी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ हाथापाई की घोर निंदा करता व्यापार मंडल इसकी। और कल हमारा व्यापार मंडल की आपात बैठक हुई, उनको समर्थन करेगा। उनके सहयोग में जब भी हमारी आवश्यकता उनको पड़ेगी हम उनको देंगे और उनके समर्थन में हम धरना बैठेंगे। और जो आज आप देख रहे हैं लालकुआं शहर की धुंध, वार्ड नंबर 5 पूरा ग्रसित है इससे, प्रदूषण से। और हम 15 अगस्त को स्कूल के बच्चों को, होली ट्रेनिंग पब्लिक स्कूल के बच्चों को लेकर शहर में 15 अगस्त के दिन प्रदूषण के खिलाफ, सेंचुरी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगे। उसमें प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा उसके द्वारा। व्यापार मंडल इसकी घोर निंदा करता है। प्रशासन को इस पर ज्ञापन दिया था, उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पोल्यूशन से तो लालकुआं पूरा प्रभावित है ही, अपना ग्रामीण क्षेत्र बिंदुखत्ता भी और आसपास का एरिया देखिए, जो जहाँ पर हमारा कार्यालय भी है, यहाँ पर पोल्यूशन की स्थिति ये है कि बिल्कुल साफ़ सफाई, और जो यहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, उनको बहुत प्रभाव पड़ता है इससे, पोल्यूशन से। तो उसके लिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और जिस प्रकार से सेंचुरी यहाँ लोकल में यहाँ पर है, यहाँ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, वो भी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा, जो लोग वहाँ पर रोज़गार कर रहे थे अभी, उनको निकाल दिया गया और गलत तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वार्ड नंबर 5 के नागरिकों के ज़्यादा वो है। और क्या कहते हैं, हमको कोई दिक्कत हो जाती है, रात को कोई दिक्कत हो जाती है तो सेंचुरी हमें स्वास्थ्य सुविधा देने में अनाकारी करती है। तो छत में सो नहीं सकते रात को, इतना कोयला। और ये धुंध देखिए कितनी धुंध आ रही है। और इस पे हम कल व्यापार मंडल पूरा हमारा समर्थन करेगा। जो बेरोजगारों को अभद्रता की गई है उनके खिलाफ, और हो सके तो धरने पर भी बैठा जाएगा। ये हम पूर्ण समर्थन है। भारी बारिश से सहसपुर के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और किसानों ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, लेकिन तहसील प्रशासन किसानों की मांग को सुनने को तैयार नहीं है और किसान तहसील के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास नगर तहसील प्रशासन किसानों की बरसात से नदियों और नालों में जमीन बरसाती पानी आने के कारण कट गई और उससे आपको बता दें कि तहसील प्रशासन और कोई ध्यान नहीं दे रहा और किसानों को बार बार आग्रह करने पर भी तहसील प्रशासन किसानों की मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर किसानों को प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं मिलती तो वह एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब हरिद्वार में जिला कारागार में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे आपको बता दें कि जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और एहतियात के तौर पर इन सभी कैदियों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। सीएमओ खगेंद्र सिंह का कहना है कि जिला कारागार में 425 कैदियों का सैंपल लिया गया था और उनमें से 43 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर जिला कारागार को सैनिटाइज कर कैदियों को आइसोलेट किया गया है और इनका कहना है कि जिला कारागार में काफ़ी वक्त से कैदियों के सैंपल नहीं लिए गए थे और राज्य सरकार द्वारा सैंपल लेने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई थी। हमारे द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम रोज इनका चेकअप करेगी। ये विगत 28 जुलाई को कारागार में जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस का जांच शिविर जो है लगाया गया था और उस जांच शिविर में जो है कुछ बंदियों की जो है RT-PCR टेस्ट भी जो है उस जांच टीम द्वारा की गई थी। उसकी जो है आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से
कुछ बंदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन जो 28 तारीख को जो भी जांच हुई थी उसमें भी सब लोग असिम्प्टोमेटिक थे और आज भी जो है वो सब जो है असिम्प्टोमेटिक हैं। उनमें कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है जो घातक हो। जगह पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है तमाम आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने देखे कि एक बार से फिर जो कोरोना के जो मामले उत्तराखंड के साथ साथ जनपद हरिद्वार में बढ़ने लगे, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार यहाँ पे लोगों का सैंपलिंग कर रही है। हालांकि जो यहाँ पे तमाम जो सरकारी विभाग है उन पे जाके सैंपलिंग किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो जिला कारागार है, जो जिला जेल है, उसमें भी यहाँ पे सैंपलिंग की गई थी और 70 जो कैदी थे वो पॉजिटिव पाए गए। हालांकि स्टार्टिंग में जो ये संख्या थी लगभग 43 थी, उसके बाद बढ़कर शाम तक ये संख्या जब जैसे जैसे रिपोर्ट आई कहीं ना कहीं ये जो संख्या थी यहाँ पे बढ़कर 70 हो गई है। हालांकि अभी तक जो 300 कैदियों की जो रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या जो है इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो ये संख्या जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है, तो यहाँ पे पूरे प्रशासन में जो है हड़कंप मचा है। हालांकि आपने देखा है कि शुरुआती दौर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण यहाँ पे कम हुआ था, उसके बाद यहाँ पे चारधाम यात्रा का आयोजन किया गया था, उसके बाद यहाँ पे कावड़ मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें करीब यहाँ पे 4 करोड़ जो श्रद्धालु थे कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले प्रशासन ने एक अनुमान ये भी लगाया था कि जिस तरीके से मनोज, अब क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं जिला कारागार में? अब बिल्कुल देखिए, जिन लोगों की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है उनके लिए अलग से यहाँ पे एक रूम बनाया गया, जिनको उसमें अलग से रखा जा रहा है। जो जिन लोगों की जो नेगेटिव रिपोर्ट है उनको अलग से रखा गया। तमाम यहाँ पे सब लोगों को जो है मास्क लगाने के निर्देश दिए गए। सभी लोग बिल्कुल मास्क में यहाँ पे दिखाई देंगे। जितने भी जो कैदी है मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे पालन करेंगे। खास तौर से जो उनका खान पान है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दवाइयों का ध्यान दिया जा रहा है और समय समय पर आगे भी इस तरीके की जो सैंपलिंग है वो होती रहेगी। बिल्कुल मनोज, नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं रुड़की में एक नवजात को समय पर उपचार न मिलने से उसने दम तोड़ दिया और बीते सोमवार को गंभीर अवस्था में लाए गए एक 12 दिन के शिशु को भर्ती करने के लिए बच्चों के आईसीयू में बेड नहीं मिला और शिशु के पिता उसे हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट ले गए। बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शिशु के पिता ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया और इस घटना के लिए एम्स प्रशासन को दोषी ठहराया और इंसाफ की मांग की है। एम्स के चिकित्सक अधीक्षक के मुताबिक बच्चे को ऑक्सीजन और प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी और बेड उपलब्ध न होने के कारण उसे कहीं और जाने के लिए कहा गया था। परसों मैं 1 तारीख को अपने बच्चे को लेके एम्स गया था। यहाँ से डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया था एम्स के लिए और वहाँ जाके मैं पहुँचा तो मेरे बच्चे को बेड नहीं दिया उन्होंने कहा कि बेड खाली नहीं है। हम इमरजेंसी वार्ड में भी बैठे रहे, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाए कि हमारे बच्चे को बचा लो। हमारे बच्चे का इलाज भी नहीं करा उन्होंने और हमें बोल दिया यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं वहीं रहा, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिलता तो मेरा बच्चा बच जाता। सपोर्ट न मिलने की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा और हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया बेड देने से बच्चे के लिए। अब मेरा बच्चा मैं यहाँ से जॉलीग्रांट ले गया। जॉलीग्रांट में जाते जाते मेरा बच्चा वहीं एक्सपायर हो गया। अब हम इतनी दूर से जाते हैं, किसी हाथ से तो जाते हैं कि हाँ भाई एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ सब कुछ होगा, अच्छा होगा, अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम किसी उसमें तो जाते हैं ना वहाँ पे। मगर हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिला वहाँ पे।
सब बेकार है वहाँ पे। कहते हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक बेड नहीं मिल सकता एक बच्चे के लिए। हमारा पहला बेबी था 12 दिन का, उसका पेट फूल रहा था, थोड़ा सा बुखार था, उसे पेट में इन्फेक्शन था। चाहता है हॉस्पिटल वाले कुछ भी कर सकते थे, मगर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए, ना उन्होंने करा। उन्होंने मना कर दिया साफ कि बेड खाली नहीं है बच्चे के लिए। अब से यही है कि बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस। मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो है ये 1 तारीख की शाम को एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में, बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है, वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको आईसीयू का जो बेड था, बच्चे के उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड, वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को यहाँ ले जाना पड़ा। तो हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं, सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड ज़रूर करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि बेड नहीं दिया जाए। और आप सब जानते ही हैं कि जब से एम्स शुरू हुआ है, पहले कितने कम बेड थे और आज की स्थिति में 960 बेड हैं। धीरे धीरे बढ़ के इतने हो गए हैं। सब रोगियों को कैटर किया जाता है, चाहे किसी भी तबके का हो। अक्सर लोग बिना किसी अपने संबंधी के साथ अकेले भी आते हैं, जो कि डेस्टिट्यूट पेशेंट होते हैं, उनको भी यहाँ ट्रीट किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। हम लोग का पास धीरे धीरे जैसे बेड्स को बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि 200 एकड़ ज़मीन हमको और आईडीपीएल के पास में मिल जानी है। उस ज़मीन के मिलते ही हमारे पास और पलंग भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये असुविधा आगे के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर कल मेरे पास कुछ मीडिया से फ़ोन आया था और चूँकि मैं इस समय बड़ा व्यस्त था, तो उन्होंने मुझसे पूछा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।